हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय राजनीति में नृजातीयता। नृजातीयता को इंग्लिश में कहा जाता है एथनोसिटी। ठीक है, तो नृजातीयता को पढ़ने से पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि नृजातीय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नृजातीय का अर्थ, ठीक है, तो नृजातीय का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो नृजातीय का अर्थ होता है कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उस समूह से हैं जो कि अपनी जाति, नस्ल, रंग, रक्त संबंध, संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आ रहा समझ में? नृजातीय का अर्थ क्या होता है? तो ये एक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जाति, एक नस्ल, इसके बाद में रंग या उनका रक्त संबंध या संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद में ये अपने आसपास के वातावरण से अपने आप को वह अपने समुदाय को अलग बनाकर रखते हैं या पृथक बनाए रखते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं, तो इसे हम नृजातीय कहते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये नृजातीय का अर्थ होता है। तो ये नृजातीय है क्या? एक प्रकार से, तो ये एक प्रकार से लोगों का समूह होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगर आपको सरल भाषा में याद रखना हो, कम शब्दों में, तो कम शब्दों में इसका अर्थ होता है कि साधारण अर्थों में नृजातीय समूह का संबंध एक नस्ल विशेष से होता है। तो यह आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है तो ये अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी परिभाषा क्या होती है फ्रेंड? तो इसकी परिभाषा है, देखिए, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार, तो इसके अनुसार परिभाषा क्या है नृजातीय की? तो नृजातीय की परिभाषा होती है कि नृजातीय समूह वे हैं जो प्रजातीय राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक आधार पर सामान्य समूह में बंधकर दूसरे समूह से अलग रहते हुए भी एक अपनी पृथक संस्कृति में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे लोगों का समूह है जिनकी एक पृथक संस्कृति होती है, इनके अलग रीति रिवाज होते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे लोगों के समूह को हम नृजातीय कहते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है और ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए आगे नृजातीयता। तो नृजातीयता क्या होती है फ्रेंड? तो साहित्य में जो नृजातीयता होती है, तो नृजातीयता को 2 तरह से बांटा जाता है, या जो नृजातीयता होती है तो साहित्य में नृजातीयता का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। तो 2 तरह से होता है, तो कौन कौन से? तो पहला प्रयोग इसका देखिए कि पहचान बनाने का आधार, जो नृजातीय समूह के लोग होते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये अपनी पहचान बनाने का आधार, तो इनकी पहचान किस आधार पर होती है? तो इसमें देखिए पहचान बनने का आधार, इसमें एक से अधिक कारक हो सकते हैं या एक से अधिक कारक होते हैं। तो एक से अधिक कारक इनके कौन कौन से होते हैं? तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या संस्कृति के आधार पर। ठीक है, तो पहचान बनाने का ये पहला आधार होता है जिसमें एक से अधिक कारक होते हैं। और दूसरा कारक क्या होता है? तो दूसरा कारक ये है कि इसमें पहचान बनाने का आधार केवल एक ही होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नृजातीयता होती है, तो नृजातीयता का प्रयोग कितनी तरह से होता है? तो 2 तरह से होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर चंद्रा के अनुसार, तो चंद्रा ये विदुषी है, तो इसमें देखिए इनके अनुसार, चंद्रा के अनुसार, तो इन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी एक नृजातीयता पर आधारित पार्टी है। आ रहा समझ में? इन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी, जिसका चुनाव चिन्ह होता है हाथी। ठीक है ना? तो यह पार्टी कैसी है? तो यह नृजातीयता पर आधारित एक पार्टी है। और इसमें देखिए आगे कि बहुजन समाज पार्टी का उदय दलितों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक आंदोलन से हुआ था। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे जो नृजातीय समूह होता है तो ये पहले आंदोलन करते हैं,
अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि इन्हीं में से एक दल का निर्माण हो जाता है। तो ठीक ऐसे हुआ है बहुजन समाज पार्टी का निर्माण, ठीक है ना। तो ऐसे बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ तो पहले तो ये क्या करते थे, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आंदोलन करते थे और बाद में फिर यह एक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आ गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाद में ये वर्ग ही इस पार्टी का प्रमुख जनाधार बन गए। यह पार्टी मुख्यतः निर्जातीय समूह के हितों की बात करती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी का फुल फॉर्म होता है बहुजन समाज पार्टी, याद रखना, ठीक है। तो बीएसपी का समर्थन प्रमुख रूप से दलित वर्ग करता है, इसमें अन्य समूह शामिल नहीं होते। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी होती है यह दलित वर्ग की पार्टी है, पिछड़े वर्गों की पार्टी होती है, अर्थात यह नजाती समूह या नजाती लोगों की एक पार्टी होती है, इसमें अन्य समूह शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसा कहा है किसने, चंद्रा के अनुसार, या ऐसे कहा है चंद्रा ने, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, अब आगे देखिए इसमें नजाती पार्टी की विशेषताएं। तो जो नजाती पार्टियां होती हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं नजाती पार्टी की। तो देखिए इसमें पहली विशेषता कि इसमें एक समूह का निर्माण किसी मौलिक कारक जैसे जाति के आधार पर होता है, ये पहली विशेषता होती है। जितनी भी नजाती पार्टियां होती हैं इन नजाती पार्टियों की पहली विशेषता है कि इसमें एक समूह का निर्माण किसी भी मौलिक कारक के आधार पर होती है। तो मौलिक कारक जैसे जाति के आधार पर इनका निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि यह समूहों के सदस्यों को संगठित करती है। मतलब जो निर्जातीय समूह होता है इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन्हें संगठित करती है, यह एकत्रित करके रखती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि यह जातीय समूहों के हितों को महत्व देती है। आ रहा समझ में, इसमें जो जातियां सम्मिलित होती हैं, इसमें जो जाति शामिल होती है उनके हितों के या उनके जो हित होते हैं उनके हित को महत्व देती है। मतलब इनका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना है, उनका उत्थान करना है, विकास करना है, ठीक है। ये नजाती पार्टी की प्रमुख विशेषताएं होती है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में यदि पूछा जाता है कि जो नजाती पार्टी होती है इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे नजाती समूह का वर्गीकरण। अब जो नजाती समूह होता है तो इसका वर्गीकरण देखिए, तो किन किन आधारों पर होता है इसका वर्गीकरण। तो पहला आधार देखिए इसमें फ्रेंड कि धार्मिक आधार पर गठित नजाती समूह। मतलब ये जो नजाती समूह होते हैं तो ये धर्म के आधार पर भी गठित होते हैं। दूसरा है कि भाषा के आधार पर गठित नजाती समूह। तो कुछ ऐसे नजाती समूह होते हैं जो भाषा के आधार पर गठित होते हैं, कुछ नजाती समूह होते हैं जो नस्ल पर आधारित होते हैं, कुछ ऐसे नजाती समूह होते हैं जाति पर आधारित गठित होते हैं, कुछ कबीलों पर आधारित नजाती समूह होते हैं। तो इतने प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला, तो पहला देखिए इसमें नजाती समूह का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। तो इसमें पहला आता है धार्मिक आधार पर गठित नजाती समूह। मतलब हमारे भारत में कुछ लोगों का समूह है जो धार्मिक आधार पर गठित हुआ है, उसी को नृजाति समूह नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए धर्म पर आधारित या धार्मिक आधार पर गठित नृजाति समूह। तो इसमें देखिए कि धार्मिक आधार पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नृजाति समूह कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें धर्म के आधार पर लोगों का समूह गठित होता है। आ रहा समझ में। तो इसमें हिंदू धर्म के लोग हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हो सकते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी धर्म के लोग इसमें समूह में हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे धर्म के आधार पर इसका गठन होता है तो उसको हम धार्मिक नजाति समूह कहते हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद देखिए इसमें आगे, ये अपने व्यवहार, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, संस्कृति आदि से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के रीति रिवाज अलग होते हैं, मुस्लिमों के अलग होते हैं, सिखों के अलग होते हैं, ईसाई के अलग होते हैं,
बौद्ध के अलग होते हैं, पारसी के अलग होते हैं। तो सभी धर्मों के अपने अपने व्यवहार अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग होते हैं, खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, इनकी संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए ये अपने आप को एक दूसरे धार्मिक समुदाय से पृथक रखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जितने भी नृजातीय समूह होते हैं, तो धर्म के आधार पर जो नृजातीय समूह होते हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, ये सब एक दूसरे को अपने से अलग रखते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म से अलग रहते हैं, इसके बाद फिर सिख धर्म के लोग मुस्लिम धर्म से अलग होते हैं, ईसाई धर्म के लोग इस मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म से अलग रहते हैं। ये सभी धर्म के लोग, ये सभी नृजातीय समूह के लोग अपने आप को दूसरे समुदाय से अलग रखते हैं, पृथक रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट, अगला आता है कि भाषा पर आधारित नृजातीय समूह। कुछ ऐसे समूह होते हैं जो भाषा पर आधारित गठित होते हैं। तो देखिए इसमें आगे, नृजातीय समूहों की उत्पत्ति में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो नृजातीय समूह होता है, तो नृजातीय समूह की उत्पत्ति में भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो देखिए इसमें भाषा पर आधारित समूह जैसे कि बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी आदि को भी नृजातीय समूह कहा जाता है। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जैसे बंगाली भाषा है, तो बंगाली भाषा के आधार पर इनका समूह गठित हो जाता है, तेलुगु भाषा के आधार पर इनका समूह गठित हो जाता है। ऐसे तमिल है, कन्नड़ है, पंजाबी है, आदि जो भाषाएं होती हैं, तो आदि भाषाओं के आधार पर भी जब इनका समूह गठित हो जाता है, तो इनको हम कहते हैं भाषा पर आधारित नृजातीय समूह। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें भाषाई समूहों के लोग अपने आप को इन नृजातीय समूह से जुड़ा हुआ मानते हैं। ठीक है, जैसे कि सारे विश्व में फैले हुए सिख लोग अपने आप को सिख धर्मों, ठीक है, पंजाबी संस्कृति, पंजाबी भाषा और पंजाब से जुड़े हुए हितों को अपने से संबंधित मानते हैं। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भाषा पर आधारित नृजातीय समूह समाप्त होता है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, और अभी नृजातीय समूह का वर्गीकरण समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो 2 आधार यहाँ पर समाप्त हुए हैं। अब इसके बाद देखिए इसका अगला आधार, तो अगला आधार आता है जाति पर आधारित नृजातीय समूह। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोगों का समूह होता है जो जाति पर आधारित गठित होते हैं। ठीक है, जाति पर आधारित इनका समूह होता है। तो इसमें देखिए, तो कुछ समाजशास्त्री जातियों व जनजातियों पर आधारित समूहों को भी नृजातीय समूह में शामिल करते हैं। हमारे भारत में जो समाजशास्त्री हैं, तो समाजशास्त्रियों का कहना है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति के आधार पर या जनजातियों पर आधारित इनका भी एक समूह अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जाति पर आधारित नृजातीय समूह हम कहते हैं। फिर आगे देखिए इसमें, तो एक जाति विशेष के सदस्य अपने आप को किसी विशेष जाति या जनजाति से संबंधित मानते हैं। जितने भी लोग हम देखते हैं हमारे भारत में, तो विभिन्न जाति के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, विभिन्न जनजातियां हमारे भारत में निवास करती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये अपने आप को किसी विशेष जाति या जनजाति से संबंधित मानते हैं। इसके बाद और अपने आप को दूसरों से अलग रखते हैं। तो हम भारत में देखते हैं कि बहुत सारी जातियां हमारे भारत में निवास करती हैं, और सभी जातियां जो दूसरी जातियां होती हैं उनसे अपने आप को अलग रखती है। ऐसे हमारे भारत में हम देखते हैं जो जनजातियां होती हैं, तो जनजातियां भी ये दूसरी जातियों से अपने आप को अलग रखती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, प्राचीन काल से ही भारतीय समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि प्राचीन काल से हमारा भारतीय समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला, कबीलों पर आधारित नृजातीय समूह। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे, कबीलों पर आधारित नृजातीय समूह। तो समाजशास्त्रियों का कहना है कि एक समूह कबीलों को भी नृजातीय समूह में शामिल करता है। मतलब कि हमारे भारत में भी और विश्व में भी कुछ ऐसे जातियां होती हैं जो कबीले में रहती हैं, और जब ये कबीले में निवास करती है तो इनको कबीले पर आधारित नृजातीय समूह नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और ये कबीले अपनी नस्ल, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर अपने आप को अन्य कबीलों से पृथक रखते हैं।
आ रहा समझ में। तो कई जातियां होती है जो कबीलों में निवास करना या कबीलों में रहना पसंद करती है, ठीक है, और ये अपने आप को अन्य कबीलों से अलग रखते हैं ये लोग, ठीक है। और इस तरह के कबीलों में हम बेबीलोन, ठीक है, तो बेबीलोन एक स्थान का नाम होता है, ठीक है, जो इराक में आता है। तो बेबीलोन में रहने वाले यहूदी कबीलों को शामिल करते हैं। तो बेबीलोन में कबीलों में कुछ लोग रहते हैं, तो उन कबीलों में किसे शामिल किया गया है, तो उन्हें उसमें यहूदी कबीलों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, कानून, परंपराओं द्वारा ऐसी संस्कृति विकसित की है कि उन्हें एक साथ बांधे रखती है। तो इन कबीलों के लोगों के द्वारा ऐसी संस्कृति को विकसित किया गया है जो यह संस्कृति इन सभी लोगों को आपस में बांधकर रखती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी नृजातीय समूह होते हैं, तो सभी नृजातीय समूह में कुछ न कुछ रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान होता है। तो उस रीति रिवाज से, उस रहन सहन से, उनकी संस्कृति से वे लोग बंधे हुए होते हैं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे नस्ल पर आधारित नृजातीय समूह। तो हमारे भारत में नृजातीय समूह नस्ल पर आधारित भी होता है। अभी नस्ल पर आधारित कैसे, तो नस्ल पर आधारित अपन देखते हैं कि जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, इसके बाद फिर किसी के बाल घुंघराले होते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोग हमारे भारत में और विश्व में निवास करते हैं। आ रहा समझ में। तो इसमें देखिए नस्ल पर आधारित नृजातीय समूह। तो नस्ल पर आधारित नृजातीय समूह में देखिए कि अपने गुण का मतलब होता है यहाँ पर महत्वपूर्ण, ठीक है। तो अपने गूढ़ अर्थों में नृजातीय समूह नस्ल से संबंध रखता है। आ रहा समझ में। प्राचीन काल में या प्राचीन भारतीय नस्लों में भील, कोल, द्रविड़, संथाल, विदेशी नस्लों और आर्य, हूण, कुषाण, मुस्लिम, मंगोल आदि नस्लों को शामिल किया गया है। इसके बाद फिर भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है, और यही फिर धीरे धीरे एक अपना समूह बना लेते हैं, जिसको हम उसके नाम पर, उसकी जो जाति होती है, धर्म होता है, उसके आधार पर उसको उस नृजातीय समूह नाम दे देते हैं। तो ऐसे हमारे भारत में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार की नस्ल हमारे भारत में निवास करती है। जैसे भील लोग होते हैं, कोल लोग होते हैं, द्रविड़ होते हैं, संथाल होते हैं। इसके बाद विदेशी नस्लों में जैसे आर्य है, हूण है, कुषाण है, मुस्लिम है, मंगोल है, ठीक है, इन नस्लों को भी शामिल किया गया है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो नस्लें हमारे भारत में पाई जाती है, तो इन नस्ल के आधार पर भी इन्हें नृजातीय समूह में बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नृजातीय समूह की उत्पत्ति में इन नस्लों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद फिर देखिए आर्यों के आगमन के समय भारत में मुख्यतः 4 नस्लें ही पाई जाती थी। इन नस्लों ने अपने आप को आर्य नस्ल से बचाए रखा था और अपने इतिहास और संस्कृति की रक्षा के लिए वे नस्लें मध्य भारत और दक्षिण भारत की तरफ चली गई थी या भाग गई थी, ठीक है। इन्होंने अपनी संस्कृति का विकास भी किया था। तो जब ये नस्लें मध्य भारत में प्रवेश कर गई, दक्षिण भारत में चले गए आर्यों के डर के कारण, ठीक है, तो फिर मध्य भारत में आने के बाद में, दक्षिण भारत में जाने के बाद में वहीं पर इन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित किया है और यही संस्कृति वर्तमान में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर नृजातीय समूह का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब इसके बाद देखिए नृजातीय समूह का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। तो ये जो नृजातीय समूह होता है इसका हमारे भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या होता है, तो इसमें कुछ प्रभाव हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रभाव क्या होगा, सांप्रदायिकता, दूसरा भाषावाद, तीसरा जातिवाद, चौथा हिंसक आंदोलन। इसके बाद फिर अगला आ जाता है छात्र संगठनों का निर्माण होता है। इसके बाद फिर राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति की मांग, फिर उग्रवादी संगठनों का निर्माण, फिर क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दलों का गठन। आ रहा समझ में। ये नृजातीय समूह का हमारी भारतीय राजनीति पर प्रभाव होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 3 नंबर में ये लिख देना है, सिर्फ पॉइंट लिखना है। और इसको आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसका वर्णन करना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही हमने आपको अभी जो पहले बताया है
कि हमारे भारत में निर्जाति समूह का वर्गीकरण अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो उसके जो मेन पॉइंट है बस आपको वह लिखना होगा। और अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको उसका वर्णन, जो पॉइंट हमने आपको बताए थे उनका वर्णन आपको करना होगा। ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। अगर 3 नंबर में पूछ रहा है कि भारतीय समूह का या निर्जातीय समूह का भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या है, अगर 3 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पॉइंट आपको लिखना है। और अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो इसका वर्णन करना है। और अगर 11 नंबर में पूछा जाएगा तो फिर इसमें पूरा कंप्लीट आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, 11 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आपको अर्थ भी बताना होगा, इसके बाद में फिर वर्गीकरण भी बताना होगा, भारतीय राजनीति पर प्रभाव भी बताना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे निर्जातीय समूह का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। तो इसका पहला प्रभाव देखिए सांप्रदायिकता। ठीक है, तो पहला प्रभाव देखिए यहाँ पर सांप्रदायिकता। इसमें क्या होता है, तो भारत में धार्मिक आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि ये निर्जातीय समूह होते हैं। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब क्या है, ये धर्म पर आधारित निर्जातीय समूह होते हैं। और इन समूहों ने उग्र रूप धारण करके सांप्रदायिकता की समस्या को विकसित किया है। ये जो विभिन्न धर्म के लोग होते हैं या विभिन्न धार्मिक निर्जातीय समूह होते हैं, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इन धर्मों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते हैं या दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता कम होती है। ऐसी परिस्थितियों में धर्मों के बीच टकराव होता है या कुछ धर्म के लोगों के बीच टकराव होता है, जिससे हिंसा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या हिंसा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इस समूह में हम देखते हैं कि इन समूहों ने उग्र रूप धारण करके सांप्रदायिकता की समस्या को विकसित किया है और भारत में राजनीति को सांप्रदायिकता का आधार देकर राष्ट्र में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए अगला पॉइंट आता है जातिवाद। तो जातिवाद ये क्या होता है, तो इसमें अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं, तो जिसे हम जातिवाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अब आप, तो जातिवाद को भी कुछ विद्वानों ने निर्जातीय समूह में शामिल किया है। आ रहा समझ में। तो हमारे भारत में ऐसे भी कुछ लोगों का समूह है जो जाति के आधार पर है। तो जो जाति के आधार पर हमारे भारत में एक समूह में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जाति पर आधारित निर्जातीय समूह कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण तथा निर्णायक तत्व रहा है। तो हमारी भारतीय राजनीति में जाति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आ रहा समझ में। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब कोई भी जाति का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जाट जाति होती है। अब जाट जाति का व्यक्ति यदि चुनाव में खड़ा होगा तो जाट जाति के सारे लोग उसी को वोट देंगे, लगभग सभी उसी को वोट देंगे। आ रहा समझ में। इसके बाद देखिए भारतीय राजनीति व मतदान व्यवहार को जाति बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति प्राप्ति के इच्छुक नेताओं ने निम्न जातियों, ठीक है, को विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। आज प्रत्येक जाति राजनीतिक शक्ति में अपनी भागीदारी चाहती है। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी जातियां हमारे भारत में निवास करती हैं, हर जाति यह सोचती है या हर जाति यह विचार करती है कि हमारे व्यक्ति भी राजनीति में होना चाहिए, हमारे लोग भी नेता होना चाहिए। आ रहा समझ में। इसीलिए हम देखते हैं कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो हमारी सरकार सभी जातियों का विशेष ध्यान रखती है, धर्मों का विशेष ध्यान रखती है, क्षेत्र का ध्यान रखती है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे अगला है हिंसक आंदोलन। ठीक है, अब हिंसक आंदोलन इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसमें देखिए आगे कि निर्जातीय समूह अपनी मांगों, अधिकारों आदि की प्राप्ति के लिए हिंसक आंदोलन का सहारा लेते हैं। तो हमारे भारत में जो निर्जातीय समूह होता है, कई बार क्या होता है कि ये अपनी मांग सरकार के समक्ष रखते हैं, तो ये लोग अपनी मांग शांतिपूर्वक न रखते हुए हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और कई बार इसमें मारपीट, खून खराबा भी हो जाता है, जिसके कारण हमारी सरकार को रक्षा बल तैनात करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए जैसे मिजो नेशनल फ्रंट में लाल डेंगा के नेतृत्व में स्वतंत्र मिजोरम के लिए अपने आतंकवादी गतिविधियां जारी रखी गई, जो कि जून 1986 तक जारी रही।
ठीक है। तो मिजो नेशनल फ्रंट क्या है? ये मिजो नेशनल फ्रंट एक संगठन का नाम है, एक संघ का नाम है, ठीक है। और इस मिजो नेशनल फ्रंट को बढ़ावा किसने दिया है? तो ये लाल डेंगा नाम का एक व्यक्ति है। इसके नेतृत्व में इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था और हिंसा को बढ़ावा दिया था, ठीक है। इसके बाद फिर यह कब तक चलता रहा? तो यह 1986 तक चलता रहा था, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फिर मिजो लोगों की तरह, जो मिजोरम के लोग हैं तो उनको क्या कहा जाता है? मिजो। तो मिजो लोगों की तरह असम के नागा पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों ने स्वतंत्र राज्य की मांग की और नागाओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हिंसा तथा अराजकता को बढ़ावा दिया था। आ रहा समझ में? अब हिंसा का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड? तो हिंसा का अर्थ हो जाता है मारपीट, खून खराबा करना। और अराजकता का अर्थ क्या है? तो अराजकता का अर्थ होता है जब सरकार का विरोध किया जाता है तो उसे अराजकता कहते हैं। आ रहा समझ में? जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो हमारी सरकारों को फिर रक्षा बल तैनात करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें भाषावाद, ठीक है। अब भाषावाद, तो भाषा के आधार पर भी कुछ लोगों का समूह हमारे भारत में पाया जाता है, जिसको हम भाषा पर आधारित नृजातीय समूह कहते हैं। तो देखिए इसमें भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ नृजातीय समूह के उग्र रूप धारण कर भाषा की समस्या को उत्पन्न किया है। भारत कैसा देश है? तो भारत एक बहुभाषी देश है, मतलब विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, ठीक है। और यहाँ नृजातीय समूह ने उग्र रूप धारण कर लिया है और उग्र रूप धारण करने के बाद भाषा की समस्या को उत्पन्न किया है। भारत की राजनीति में भाषा पिछले कई दशकों से एक समस्या बनी है। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नृजातीय समूह हैं जो अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी भाषा को भी संविधान में शामिल किया जाए, इसे भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का विरोध करते हैं, ठीक है, और जो क्षेत्रीय स्तर पर उनकी भाषाएं होती हैं उन भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? हमारे भारत में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें फ्रेंड अगला है राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति की मांग, ठीक है। तो क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित होकर नृजातीय समूह राजनीतिक शक्ति की मांग भी करते रहते हैं। तो जो नृजातीय समूह होते हैं, तो इसमें हमने कई बार देखा है कि जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं हमारे भारत में, जो विभिन्न राज्य हैं, तो विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, तो क्षेत्रों के आधार पर लोग अपने अपने अलग एक मांग रखते हैं कि हमारा क्षेत्र अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, ठीक है, और हमें भी शासन में, हमें भी सत्ता में भागीदारी का मौका मिले। आ रहा समझ में? और इन मांगों को लोग कई बार हिंसा में बदल देते हैं। शांतिपूर्वक मांग करते वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंसा को बढ़ावा सबसे पहले देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे, तो जो नृजातीय समूह होता है, तो नृजातीय समूह राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति की मांग करते हैं और ये राजनीतिक मांगे कई तरह की होती हैं, जैसे कि पृथक राज्य की मांग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूर्ण राज्य की मांग करते हैं। आ रहा समझ में? तो पृथक राज्य की मांग को लेकर अभी हमारे भारत में कई मुद्दे वर्तमान में अभी, ठीक है, चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बांटकर बुंदेलखंड की मांग चल रही है, गोरखालैंड की मांग चल रही है इधर, इसके बाद फिर सौराष्ट्र की मांग हो रही है, ठीक है। इसके बाद फिर और भी तमाम हमारे भारत में राज्य हैं जहाँ पर अभी भी राज्य की मांग चल रही है, ठीक है। इतने राज्य होने के बावजूद भी और भी ऐसे जो क्षेत्रीय लोग हैं जो उनके अलग राज्य की मांग रख रहे हैं सरकार के समक्ष, ठीक है। तो ये अलग राज्य की मांग रखते हैं। इसके बाद फिर अंतर्राज्यीय विवाद होता है। मतलब अंतर्राज्यीय विवाद का अर्थ क्या है कि ये राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो उसे अंतर्राज्यीय विवाद कहते हैं। इसके बाद फिर राज्यों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं। आ रहा समझ में? तो कई बार आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में, इसके बाद में जो पूर्वी राज्य है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ के राज्य के लोग रक्षा के लिए भी आंदोलन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन राज्यों में निवास करने वाले लोग अपने आप को महफूज नहीं मानते या अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं,
तो उस बात को लेकर ये लोग भी आंदोलन करते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, छात्र संगठनों का निर्माण। तो कुछ ऐसे नजाते समूह होते हैं जो छात्रों का संघ भी बनाते हैं या छात्रों के संगठन भी बनाते हैं या छात्रों के संगठन भी हैं वर्तमान में। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें नृजाति समूह की भावना से प्रेरित होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में छात्र संगठनों का निर्माण किया गया है। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो नृजाति समूह होता है, तो नृजाति समूह से प्रेरित होकर हमारे भारत में कई लोगों के द्वारा छात्रों का संघ बनाया गया है, छात्रों के संगठन का निर्माण किया गया है। और ये छात्रों के संगठन हमारे पूर्वी भारत में भी हैं और भारत के अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, इन संगठनों में प्रमुख छात्र संगठन इस प्रकार हैं। तो कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये असम के विद्यार्थियों का संगठन है। इसके बाद फिर दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश छात्र यूनियन, ये अरुणाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का संगठन है। इसके बाद फिर त्रिपुरा में ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ त्रिपुरा, ये त्रिपुरा के विद्यार्थियों का संघ है। ठीक है, और भी बहुत सारे संगठन है हमारे भारत में। इसके बाद देखिए, तो ये सामाजिक संगठन आर्थिक भावनाओं से प्रेरित होते हैं, जैसे वर्तमान में बोडो छात्र संगठन या बोडो छात्र परिषद, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSC भी कहते हैं। तो BSC का फुल फॉर्म होता है बोडो छात्र परिषद। ठीक है, बोडो स्टूडेंट काउंसिल इसको कहा जाता है। तो ये जो काउंसिल होती है, ये जो परिषद होती है, ठीक है, बोडो छात्र परिषद, ये अलग बोडोलैंड की मांग के लिए संघर्षरत हैं, मतलब संघर्ष कर रहे हैं कि हमको एक अलग से बोडोलैंड चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें आगे अगला आता है क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद देखिए इसमें क्या होता है, तो क्षेत्रवाद एक नृजाति समूह अपने एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो विभिन्न जाति के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, ठीक है, विभिन्न धर्म के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, जिनको अलग अलग आधार पर अलग अलग नृजाति समूह में रखा गया है। तो ये जो नृजाति समूह होता है, तो ये नृजाति समूह एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। तो जिसका क्षेत्र जहाँ तक है वह नृजाति समूह उसी क्षेत्र तक रहेगा, उसी क्षेत्र में निवास करेगा, उसी क्षेत्र तक वे लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, और वे उसी क्षेत्र विशेष को अपना राज्य मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, तो जिनका जहाँ तक क्षेत्र होता है उसी को वे लोग अपना राज्य मानते हैं। ठीक है, अतः नृजाति समूह क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित होते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप अलगाववाद व नए राज्यों की मांग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जो नृजाति समूह जिस क्षेत्र में रहता है उसको अपना ही राज्य मान लेता है, और फिर जब उनको लगता है कि सरकार हमारा विकास नहीं कर पा रही है, तो ये लोग फिर अलग राज्य की मांग सरकार के समक्ष रखते हैं और आंदोलन करते हैं। तो जब आंदोलन की शुरुआत होती है तब तो शांतिपूर्ण होता है, लेकिन धीरे धीरे यही आंदोलन हिंसा का रूप धारण कर लेता है और ये आंदोलन हिंसा में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सरकार को कई बार सुरक्षा बल तैनात करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर जो शब्द आया है अलगाववाद, तो अलगाववाद का अर्थ क्या हो जाएगा, अलग होने की भावना। तो जब अलग होने को लेकर आंदोलन किया जाता है, अलग होने के लिए जब आंदोलन करते हैं, अलग होने के लिए जब बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसी को कहते हैं अलगाववाद। आ रहा समझ में, तो अलग होने की भावना अलगाववाद कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश में ही था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने मांग रखी थी कि हमें अलग छत्तीसगढ़ चाहिए, तो ये अलग होने की भावना हुई, जिसको हम अलगाववाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्षेत्रीय दलों का गठन। अब आगे देखिए इसमें, तो नृजाति समूह अपने अधिकारों व संस्कृति की रक्षा के लिए क्षेत्रवाद की भावना से ओतप्रोत होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी नृजाति समूह होते हैं, ठीक है, तो सब अपने अपने क्षेत्र में निवास करते हैं और ये लोग अपने अधिकार और अपनी संस्कृति रक्षा के लिए क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित होते हैं या क्षेत्रवाद की भावना से ओतप्रोत होते हैं, और ये लोग फिर एक अपना अलग से राजनीतिक दल बना लेते हैं या राजनीतिक दल का गठन कर लेते हैं।
तो ऐसे ही कुछ राजनीतिक दलों का गठन हमारे भारत में हुआ है। तो कौन कौन सी पार्टियां हैं, जैसे पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद फिर जैसे कुकी नेशनल असेंबली, फिर इसके बाद में मणिपुर पीपुल्स पार्टी, फिर मिजो नेशनल फ्रंट, ये आदि कुछ ऐसे दल हैं जो नजातीय समूह से ही निकलकर इन पार्टियों का गठन किया गया है या इनका गठन किया है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें नृजातीय समूह की समस्या से निपटने के लिए विद्वानों के दो मत होते हैं। ठीक है, तो ये जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो इनकी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, तो इसके लिए हमारे विद्वान दो मत पेश करते हैं। तो कौन से दो मत होते हैं, तो देखिए इसमें पहला विचार इनका, तो पहला विचार यह होता है कि विद्वान नृजातीय समूहों को राष्ट्र निर्माण में बाधा समझते हैं। आधा समझ में, जो नृजातीय समूह होता है, तो विद्वान क्या कर रहे हैं, विद्वान यहाँ पर विचार व्यक्त कर रहे हैं कि विद्वान नृजातीय समूह को राष्ट्र निर्माण में बाधा मानते हैं, मतलब ये देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं इनके बारे में। फिर इसके बाद देखिए, क्योंकि नृजातीय समूह अपनी छोटी छोटी बातों पर हिंसा के प्रयोग के लिए उतर आते हैं। तो जो नृजातीय समूह होता है, ये क्या करते हैं, अपनी छोटी सी मांग होती है उसको भी सरकार से मनवाने के लिए ये लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंसा प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद फिर जिससे राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है। अब जब ऐसे बार बार ये लोग हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, अतः वे शक्ति के प्रयोग द्वारा विभिन्न नृजातीय समूह को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अंग बनाने की बात करते हैं। तो इन विद्वानों का कहना है कि इन नृजातीय समूह पर यदि शक्ति का प्रयोग किया जाए, तो शक्ति के प्रयोग के माध्यम से इन्हें हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन्हें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही वे इन नृजातीय समूहों के पृथक अस्तित्व के भंग करने की बात भी करते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस प्रकार के विचार दे रहे हैं, तो ऐसे विचार को रखा गया है पहले विचार में। अब इसके बाद देखिए दूसरा विचार, तो द्वितीय विचार में अब इसमें कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका मत है कि भारतीय अनेकता और विविधता को समाप्त किए बिना ही राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है। भारत मत में इनका ये कहना है इन विद्वानों का कि हमारे भारत में जो अनेकता पाई जाती है, विविधता होती है, तो इनको समाप्त किए बिना ही हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता को भी स्थापित किया जा सकता है। इसके समर्थक विद्वान विभिन्न नृजातीय समूहों की समस्याओं का राजनीतिक हल खोजने के पक्ष में हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इनकी जो समस्या है, इनकी समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। अगर इनकी समस्या का समाधान किया जाता है तो इन्हें राजनीति में आसानी से शामिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए विद्वान क्या कहते हैं, तो ये विद्वान विभिन्न नृजातीय समूह पर आधारित राज्यों व क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में भी हैं। और इन विद्वानों का यह कहना है कि अगर इन नृजातीय समूहों को कुछ स्वायत्तता भी हमें देनी पड़े तो दे देना चाहिए, जिससे ये लोग हिंसा को बढ़ावा न दें। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आगे अगला आता है कि विद्वानों का मत है कि इन नृजातीय समूहों को शक्ति संरचना में भागीदार बनाना चाहिए। आ रहा समझ में, विद्वान यह कहते हैं कि ये जो नृजातीय समूह होता है, तो इनको भी शक्ति संरचना में शामिल करना चाहिए, मतलब निर्णय लेने में इनकी भागीदारी होना चाहिए। इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, सरकार में इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्या व मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए या उनकी मांगों पर ध्यान दिया जा सके। तो जब इनको शक्ति संरचना में शामिल किया जाएगा, तो इनकी जो मांग होगी और इनकी जो समस्या होगी, उन पर आसानी से ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, और भारतीय संघीय व्यवस्था में इनका विलय समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, नृजातीयता भारतीय अखंडता के समक्ष चुनौती के रूप में। अब जो नृजातीयता होती है, तो यह नृजातीयता हमारे भारतीय अखंडता, अखंडता का मतलब होता है पूरे भारत को एक करने में, कुछ चुनौती के रूप में सामने आई है। आ रहा समझ में, तो देखिए इसमें नृजातीयता भारतीय अखंडता के समक्ष चुनौती के रूप में, तो किस प्रकार से चुनौती के रूप में, तो इसके लिए पहला पॉइंट देखिए कि नृजातीय समूह भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं अखंडता के समक्ष
एक चुनौती पेश करते हैं। हमारे भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे नजाती समूह के लोग होते हैं जो आंतरिक सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हमारे देश की जो अखंडता है इसको भी तोड़ना चाहते हैं। कई बार तो क्या होता है कि कुछ ऐसे समूह के लोग होते हैं या कुछ राज्यों के लोग मिलकर एक अलग देश की मांग रख देते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि नजाती समूहों के कई संगठन अपनी मांगों को लेकर बहुत उग्र तरीके से आंदोलन करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं और कई समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्व में कार्यरत अनेक संगठन हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उग्र रूप धारण करते हैं। तो इन संगठनों में जैसे नागाओं का संगठन, इसके बाद वोडो जाति के संगठन और भी उत्तर पूर्वी भारत में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, छोटी छोटी मांगों को लेकर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि अनेक समूह राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देते रहते हैं। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की एकता को, इसके बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को भंग करना चाहते हैं और देश की जो अखंडता है, मतलब हमारे भारत की अखंडता को चुनौती देते रहते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि कई समूह अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीयता की भावना को भी अनदेखा कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो नजाती समूह होता है, यह नजाती समूह हमारे राष्ट्र की जो भावना होती है या राष्ट्रीयता की जो भावना होती है उसको अनदेखा कर देते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है या कई बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं कि इन लोगों को हमारे देश से कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है इनको देखकर, आ रहा समझ में, इनको देश की चिंता ही नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके लिए समाधान क्या है। तो समाधान यह है कि सभी समूहों को राष्ट्रीय विकास में भागीदारी मिले। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि सरकार व राजनीतिक दल सम्मिलित होकर कार्य करें। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय भावना का विकास हो। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि शिक्षा व जागरूकता में वृद्धि की जाए। जब इन लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा तो ये लोग अपने आप समझदार बनते चले जाएंगे, क्योंकि हिंसा कौन लोग ज़्यादा करते हैं? जो पढ़े लिखे कम होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, ये लोग ज़्यादा हिंसा में भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें नजाती समूह में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इन्हें जागरूक भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये लोग छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी मांगों को लेकर हिंसक आंदोलन को बढ़ावा न दें। इसके बाद फिर नैतिक मूल्यों का विकास हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये समाधान भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ हमारा भारतीय राजनीति में नजातीयता का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना है फ्रेंड। अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो आपको 3 नंबर में लिखना है, 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो 5 नंबर के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। अगर 11 नंबर में पूछा जा रहा है तो 11 अंक में अगर पूछा जाएगा तो 11 अंक के अनुसार आपको उत्तर लिखना होगा। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, शब्द सीमा का उल्लंघन बिल्कुल न करें। ऐसा नहीं है कि 200 शब्द में आपसे उत्तर या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो पता चला कि 300 शब्द सीमा को पार कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, इससे ज़्यादा अंक कभी नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। और अगर शब्द सीमा को उल्लंघन करेंगे हम तो उल्टे अंक हमारे काटे जाते हैं। ठीक है, तो शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। तो इसी के साथ आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। तो शीघ्र ही हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के वीडियोस, जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।